नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। नैनीताल में उत्तराखंड क्रांति दल में आओ सवारे उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य अतिथि सभागार में एक बैठक आयोजित की। कई लोगों ने यूकेडी की सदस्यता भी ली। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा आओ सवारे उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन नैनीताल क्लब में किया गया। इस दौरान इस अभियान के अंतर्गत 75 लोगों को सदस्यता भी ग्रहण करवाई गई। साथ ही इस संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि यूकेडी द्वारा आओ मिलकर उत्तराखंड बचाएं अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के युवाओं व महिलाओं को जोड़ा है, जो कि उत्तराखंड के विकास में अपनी भागीदारी देंगे। सल्ट विधानसभा स्यालदे तहसील मुख्यालय स्यालदे के लोगों की वर्षों पुरानी आधार कार्ड बनाने और संशोधन की मांग पूरी हो गई है। विधायक महेश जीना ने तहसील में इसके लिए लगी मशीन का शुभारंभ किया। आज हमारे स्यालदे मंडल में हमारे आधार कार्ड सेंटर का शुभारंभ किया। पिछले 8-10 दिन पहले हमने हमारे मोलेखाल तहसील में इसका शुभारंभ किया था, क्योंकि पहले हमारे क्षेत्र में कोई आधार कार्ड का वो नहीं था। हमें या तो भिक्यासैन जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, या रामनगर वगैरह छोटी से छोटी करेक्शन के लिए भी हमें यहाँ जाना पड़ता। नए कार्डों का तो मतलब आधार कार्ड बन ही नहीं पा रहे थे। अभी हमारे सरकार के द्वारा 2 आधार कार्ड सेंटर मेरे सल्ट विधानसभा में खोले गए, जिसमें से एक का उद्घाटन मैंने 10 दिन पहले कर दिया था और दूसरे का आज कर दिया है। और अब हमारे आधार कार्ड हमारे ही सल्ट विधानसभा में बनेंगे। लोगों को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पंच केदार कल्पेश्वर घाटी के भ्रमण पर आज जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी और अन्य अधिकारी सहित आज कल्पेश्वर मंदिर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने भगवान कल्पेश्वर धाम के दर्शन किए। आपको बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने लोगों की जन समस्या भी सुनी। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने हेलंग से लेकर उर्गम घाटी तक जाने वाली मुख्य सड़क, जो कि 12 किलोमीटर के आसपास है, जो सड़क पूरी तरह से जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, उसको ठीक करने की जिलाधिकारी हिमांशु खुराना से मांग की। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्र कार्य योजना बनाएं और सरकार को भेजें। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन के वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि भले ही थोड़े समय के लिए उनके पास ऊर्जा विभाग आया, लेकिन उन्होंने इतने समय में ही बेहतर काम किया है, चाहे वो तीनों ऊर्जा निगमों की कर्मचारियों की समस्या का मामला हो या फिर यूपीसीएल में रिकवरी की। प्रदेश में उन्होंने टारगेट से भी अधिक रिकवरी की है। वहीं लैंसडोन में बीजेपी विधायक महेंद्र दिलीप रावत द्वारा मुख्यमंत्री को वन विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत करने के सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा कि यदि उनकी विधानसभा में किसी काम में गड़बड़ी हुई है तो उसकी समय पर शिकायत करनी चाहिए। अब आचार संहिता लागू होने वाली है और अब बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा सौभाग्य है कि भले ही थोड़े ही समय के लिए, लेकिन ऊर्जा विभाग मेरे पास आया है और मैंने कोशिश की है। और ऊर्जा विभाग चाहे जल विद्युत निगम हो, चाहे पिटकुल हो, चाहे यूपीसीएल हो, यूपीसीएल थोड़ा बहुत घाटे में है, लेकिन बहुत बड़े घाटे में नहीं। खुद ही कमाते हैं और खुद ही अपने वेतन भी खुद ही निकालते हैं। दूसरा, इनकी जो और समस्याएं थी हमने उसको ठीक किया है। वहीं मैं सोचता हूँ कि अभी हमारा बिजली का पिछले 8-10 साल के बाद पहली बार रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही है। और जो हमारा टारगेट था 550 करोड़, उससे ऊपर हम 15 करोड़ ऊपर पहुंच गए हैं और अगले 1 हफ्ते में हम और अचीव करेंगे। तो कांग्रेस नेता संजीव चौधरी ने टिकट पाने के लिए व्यापारी संगठन का सहारा लिया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान संजीव चौधरी ने कहा कि उनके संगठन प्रदेश व्यापार मंडल में सभी राजनीतिक दलों के लोग जुड़े हैं। जो भी पार्टी उनके इस संगठन से जुड़े व्यापारी नेताओं को टिकट देगी,
उनका संगठन उसी पार्टी को अपना समर्थन देगा। हमने अनेक आंदोलन किए, काले झंडे दिखाए, नंगे पैर मैंने पूरे प्रदेश में यात्रा की। हमारे सभी पदाधिकारियों ने अनेक जिलों में जाकर इस प्रकार के धरने दिए, संयुक्त मोर्चा बनाकर आंदोलन किए। हम पे सरकार ने मुकदमा दर्ज किया जनवरी में, लेकिन हमारी आवाज को सरकार ने नहीं सुना। तो अंत में मंथन में हमने पाया, चूंकि हमारा कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में विधायक नहीं है, लोकसभा में सांसद नहीं है, तो आज हमारी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। आज प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से हमने मांग की है, हम तमाम विचारधाराओं के लोग इस व्यापार मंडल में समाहित हैं और अनेक लोग हमारे प्रत्याशी बनना चाहते हैं पार्टियों के। हरिद्वार की सड़कों पर 2400 घंटे दौड़ रहे खनन सामग्री के ओवरलोड वाहन हादसे को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन के द्वारा समय समय पर अन्य वाहनों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन गन्ने और रेत से लदे वाहनों पर कार्रवाई बहुत कम की जाती है। सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पर सामान्य वाहनों की अपेक्षा ओवरलोड वाहनों की संख्या ज्यादा है, जिनके कारण आए दिन सड़क हादसे होते हैं। एक मामला हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां खनन सामग्री के ओवरलोड डंपर और बाइक की भिड़ंत से हुए हादसे में पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, बीते कुछ दिन पहले एक अवैध खनन के डंपर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी। ऐसे में अब राहगीर प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाई साहब बहुत तेज भागते हैं, पब्लिक को बचना मुश्किल हो जाता है कई बार। नहीं सोच के ओवरलोड है, सड़कों का भी जो खराब करते हैं। दूसरा पब्लिक को समझो जो है उनका कोई इंश्योर नहीं है कि वो कब कहाँ सिक्योर हो। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो इन पे स्पीड का होना चाहिए। देखिए, प्रवर्तन के दौरान जो है नियमित रूप से देखा जाता है कि अगर कोई वाहन जो है ओवरलोड संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। पहले भी की जाती रही है और वर्तमान में भी की जा रही है और आगे भविष्य में भी की जाती रहेगी। और इसके साथ साथ जो है रोड सेफ्टी के अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी नियमित रूप से प्रवर्तन के दौरान कार्रवाई होती रहती है। चमोली जिले के विकासखंड जोशीमठ पैन खंडा का नजदीकी गांव बड़ा गांव, जिस गांव के ठीक कुछ दूरी पर 40-45 परिवारों का अपना आशियाना है, जिन आशियानों के ऊपर के विद्युत विभाग की बिजली की तार झूलती हुई दिखाई दे रही है, जिस कारण बड़ा गांव के 40-45 परिवार इस वक्त काफी डर के साए में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घरों के ऊपर से पूरे गांव को बिजली सप्लाई करने वाली लाइन झूलती हुई दिखाई दे रही है, जिस कारण कभी भी किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और साथ ही पिछले दिनों हुई बरसात के कारण बड़े गांव के स्थानीय किसानों के खेत जगह जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कि इधर के जो गांव वाले हैं उनको आने जाने में, गाय जो इधर खच्चर जाते हैं उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो ये मेन रास्ता है भद्रेश्वर महादेव जाने वाला वो क्षतिग्रस्त हो गए, पूर्ण तौर से क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें से कोई सा भी ठीक तरीके से वो अभी शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ शासन प्रशासन से कि ये मेन रास्ता को जल्द से जल्द बनाया जाए। जहाँ तक कि विद्युत लाइनों की बात की जाए कि हमारे गांव से थोड़ी दूर पर 40-50 परिवार वहाँ पर निवास करते हैं और जहाँ से जो ये विद्युत लाइनें हैं वो काफ़ी मात्रा में झूलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से एक मार्ग भी है जहाँ से आवाजाही काफ़ी ज़्यादा होता है। बच्चे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेलते हैं और जिस हिसाब से आजकल बर्फ़बारी का मौसम है उसमें कभी भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो रास्ते से इधर जो गांव है वहाँ पे बिजली के तार झूलते दिखाई दे रहे हैं। मैं विद्युत महोदय से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे गांव में आने का कष्ट करें, जिससे हमें काफ़ी नैनीताल जिले की कालाडूंगी विधानसभा के रामनगर वन प्रभाग अंतर्गत दचौरी रेंज के पवलगढ़ विश्राम गृह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व की सबसे छोटी नहर में स्वदेशी सरफेस हाइड्रोनॉटिक टरबाइन का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने बताया, पवलगढ़ में सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन के 5-5 किलोवाट के 3 टरबाइन आत्मनिर्भर भारत को चरितार्थ करेगा, जिससे किसानों को बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सकेगी। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा अभिनव इन्होंने एक काम किया है। सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन यहाँ पर लगाई है, जिससे यहाँ पर 5-5 किलोवाट के 3 टरबाइन यहाँ पर काम कर रही हैं, जो निश्चित रूप से बहुत ही मैं कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको चरितार्थ करेगा और आगे बिजली की आपूर्ति ठीक प्रकार से हो, सभी किसानों को, सभी आम जन को मिले। उसमें इस प्रकार के प्रोजेक्ट हमारे लिए लाभकारी होंगे। हम इनको आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे।
लक्सर खानपुर के जोगावाला गांव के किसानों ने लक्सर एसडीएम से मुलाकात आरोप लगाया कि पिछले दिनों अतिवृष्टि से हुए नुकसान का कृषि विभाग में गलत आकलन कर किसानों को मुआवजा से वंचित किया है। किसानों ने रेडियम से मांग की फिर से आकलन किया जाए। साथ ही सोलानी नदी के पानी से लगभग 12,000 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे फसलें तबाह हो गई। लक्सर एसडीएम ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर 4 सदस्यीय समिति गठित की है। टीम संयुक्त सर्वेक्षण कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग और राजस्व विभाग को निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु उनके द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा जो भी निरीक्षण हुआ था उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो उसमें पुण्य तहसीलदार की अध्यक्षता में एक संयुक्त निरीक्षण टीम गठित कर दी गई है, जिसमें राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग के अधिकारी होंगे। साथ ही इनके द्वारा जो नदी में खुदान करने की बात करी गई है उसकी भी परमिशन के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है, और वो जब भी उसमें परमिशन में रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद उसकी कार्रवाई भी कर दी जाएगी। 50%, 33% की बात न करें, 100% है। और कम से कम 10,000 बीघे का जंगल बर्बाद हुआ पड़ा, पानी खड़ा। फिलहाल भी गन्ने की फसल खत्म होगी, धान की फसल खत्म होगी, और हम एसडीएम साहब के यहाँ कम से कम 3 बार आ चुके हैं इसी बारे में कि साहब किसान को हमें कोई मदद दीजिए। रामनगर में महाविद्यालय के छात्रों ने राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के समक्ष भाजपा सरकार व कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किया गया। छात्रों ने बताया कि एक तरफ राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइन को लेकर रात को लॉकडाउन लगाती है और दिन में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करवाती है। ये सरकार का दोगला रूप है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसा नियम बनाए कि प्रत्येक छात्र के खाते में प्रत्यक्ष धनराशि का स्थानांतरण इस प्रकार हो सके कि छात्र को ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए भी कॉलेज में भीड़ में इकट्ठा नहीं होना पड़े। साथ ही वर्तमान में सरकार छात्रों को टैबलेट की धनराशि उपलब्ध करवाने में भेदभाव कर रही है। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वर्तमान में समस्त उत्तराखंड का कोई भी छात्र इससे वंचित ना हो सके। रुड़की पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि रुड़की नगर शिक्षा का हब माना जाता है, प्रगति वाला शहर माना जाता है, इसलिए देश और प्रदेश की तमाम राजनीति से भी शहर के लोग भली भांति परिचित होंगे। सोशल मीडिया पर आज के समय में देश और प्रदेश जानकारी मिल जाती है। उन्होंने कहा कि इस समय चुनाव का समय आ रहा है, ऐसे में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में दिखाई देंगी जो जनता को गुमराह करने का काम करेंगी। कुछ लोग सत्ता पाने के लिए अलग अलग तरह से लोगों को भ्रमित करेंगे, लेकिन भाजपा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखती है। अपना ओबीसी मोर्चे का कार्यक्रम है और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़ा आयोग बनाया, आम जन के बारे में जिस तरह उन्होंने सोचा, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेते हुए विकास कार्य से जोड़ना, अगड़ा पिछड़ा लंगड़ा उसको भी आगे की पंक्ति में ला करके खड़ा करना और वो भी ऊंचाइयां छुए, इस प्रकार का मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह काम किए हैं, और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने देश ही नहीं तो उत्तराखंड का भी चौमुखी विकास करने का जो काम किया है वो हम सबके सामने है। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा ये हर एक विधानसभा में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सम्मेलन चलाए जा रहे हैं, और आगामी चुनाव को लेकर ओबीसी मोर्चा के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के मूड में हैं, और अब चुनावी समर चालू हो गया है। उसके लिए हम रात दिन अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ मजबूत करने हैं, और सभी से निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हक में मत करें और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप भू माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से
शहर के झुग्गी झोपड़ी इलाके में जित कबाड़ी के कब्जे से 1 करोड़ रुपए की कीमत की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस संबंध में तहसीलदार रामबाब देवागन ने बताया कि ये वन विभाग की जमीन है जिसे MBPE को आवंटित किया गया है, जिस पर जित्तू नागेश्वर नामक कबाड़ी ने अतिक्रमण कर गोदाम आदि बना लिया था, जिसे विधिवत नोटिस देकर कब्जा छोड़ने को कहा गया था, लेकिन उसके कब्जे न छोड़ने के चलते JCB से सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। शासन के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के उसमें जो जित्तू गेडाम है, जित्तू कबाड़ी के नाम से जाना जाता है, और लच्छूलाल नागेश्वर, इनके द्वारा शासकीय जो वन विभाग की ज़मीन है जो कि MPV के कब्जे में थी, उस पर अतिक्रमण करके गोदाम आदि सब बनाए गए थे। उसको विधिवत प्रक्रिया का पालन करके अतिक्रमण का आदेश करके और 2-3 बार इनको हटाने का अवसर भी दिया गया था, जिनको नहीं हटाया गया था। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के वर्चस्व के बीच पिस रही है आम जनता। इस आपसी लड़ाई में भ्रमित हो रही है प्रदेश की जनता। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए आरोप सहित एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जो बातें कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। 21 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराए जाए, जिसको माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री ने नकार दिया। 23 तारीख को माननीय शिवराज सिंह जी शासकीय संकल्प लाकर उन्होंने यह कहा कि बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव पंचायत के नहीं कराए जा सकते। 24 तारीख को माननीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री ने यह कहा कि ओमिक्रॉन और कोरोना की भयावह स्थिति की वजह से हम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अतः ये चुनाव नहीं कराए जा सकते। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जनता को बीच में क्यों इसमें पीस रहे हैं। आप रोज स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आपने अध्यादेश खुद का लाया हुआ, वो आपने 27 तारीख को वापस कर लिया। मध्य प्रदेश की वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जो किसान थे, गांव में रहते थे, जिनके पैसे खर्च हुए, उनके ऊपर केस लग गए। माननीय शिवराज सिंह जी, आपको माफी मांगनी चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। बजाक से छत्तीसगढ़ की ओर तेज रफ्तार से जा रहे पिकअप वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए तरच गांव के दंदनो नाले की पुलिया पर सामने से आ रहे बाइक सवारों को टक्कर मार दी। आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों घायलों को बजाक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में दोनों घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस भड़क गई। विरोध जताते हुए महिला कांग्रेस ने आज रानी की समाधि पर गंगाजल छिड़क कर उसे शुद्ध किया। इस दौरान कांग्रेस की पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रुचि राय गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस ने रानी की समाधि की शुद्धिकरण की घोषणा की थी। घोषणा को देखते हुए रानी की समाधि पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। SDM साहिल पुलिस के आला अधिकारी समाधि स्थल पर पहुंच गए। प्रदर्शन के लिए पहुंची महिला कांग्रेस ने रानी की समाधि पर एक साथ घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ महिला कांग्रेस की झूमाझटकी हो गई। बाद में पुलिस ने 2-2 की संख्या में महिलाओं को पुष्पांजलि अर्पित करने दी। बाहर आकर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने समाधि स्थल को गंगाजल से साफ किया। गंगाजल छिड़काया, शुद्धिकरण किया है। महारानी लक्ष्मीबाई हमारे हम महिलाओं के लिए वीरांगना का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। और वो महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने प्रथम ऐसी महिला होंगी जिन्होंने महिला नेतृत्व में स्वतंत्रता की नींव रखी है। और उनकी समाधि पर सर झुकाने से ये साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने उनके जो गद्दारी के दाग हैं वो धुल गए। मैंने आज गंगाजल डाल के धो दी। 3 दिन पूर्व जो हमारे जिनको सिंधिया जी बोला जाता है, उनके पूर्वजों ने जब 1857 में वीरांगना लक्ष्मीबाई के संग गद्दारी की थी, कल आगे नमन करते हैं। मैं बोलता हूं, आप नमन करने से पहले पूरे देश से और जनता से माफ़ी मांगिए, नहीं तो 1857 में हमारा देश आज़ाद हो जाता। अगर उस समय पे सिंधिया घराना गद्दारी नहीं करता। प्रशासन और पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग आने वाले हैं, पता नहीं क्या समाधि स्थल का धुलाई कार्यक्रम है, क्या है,
हम लोग इसलिए आए थे यहाँ। धुलाई वगैरह कार्यक्रम से तो समाज को गलत मैसेज जाता है, इसलिए हम लोगों ने धुलाई की अनुमति नहीं दी। एक एक करके जाकर माल्यार्पण करके आए। समाधि स्थल पर कोई भी जा सकता है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपराध नियंत्रण और पुराने अपराधों के निराकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि दिसंबर महीने में पुराने अपराधियों के निराकरण की दिशा में हमारी पुलिस प्रयासरत है। हमारी कोशिश रहेगी कि समय सीमा में अपराध निराकृत होकर न्यायालय में पेश हो जाएं। इसके अतिरिक्त एंटी माफिया को लेकर हमारी कार्रवाई सतत जारी है। पिछले 3-4 दिन में कुछ कार्रवाई भी की गई है, जिसमें जिस अपराधी पर अधिक प्रकरण दर्ज हैं या उसके द्वारा गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई तथा सुखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। अभी जैसा आप जानते हैं दिसंबर माह चल रहा है, तो जो पुराने अपराध हैं उनके निराकरण की दिशा में पूरा पुलिस फोर्स काम कर रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो अपराध हैं सभी निराकृत होकर न्यायालय में समय में प्रस्तुत हो जाए। इसके पश्चात जैसा आप लोग जानते हैं कि एंटी माफिया एक ड्राइव चल रही है, उसमें हमारी कार्रवाइयाँ भी लगातार चल रही हैं और अभी अगले 3-4 दिन में भी हमने कुछ कार्रवाइयाँ प्लान की हैं, जिसमें हमारे आपराधिक तत्व जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उन्होंने अवैध संपत्तियाँ अर्जित की हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई आपको अगले 3-4 दिन में मिलेगी। और इसके बाद नए साल में हमारी जो प्राथमिकताएं जो शुरू से रही हैं एंटी माफिया ड्राइव, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, सूदखोरों के खिलाफ की कार्रवाई लगातार निरंतर प्रचलन में रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि एक सकारात्मक पुलिसिंग उज्जैन को दे और पुलिस के प्रति जनता में एक विश्वास की भावना आए। ये हमारा उज्जैन के नागदा तहसील में अज्ञात हमलावर ने दिन दिहाड़े विहिप के नगर संयोजक राग चौधरी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। एकाएक हुई घटना के बाद तहसील में तनाव की स्थिति बन गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नागदा के बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक मिनट में देश में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन पर जांच बूथ बना दिए गए हैं। यात्रियों की जांच की जा रही है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद देश भर में लोगों में भी दहशत का माहौल है और सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि इस मौके पर सावधान रहना बेहद जरूरी है। वहीं सरकार की तरफ से भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। प्रदेश में भी लगातार संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इसे देखते लोगों के दिल में कहीं ना कहीं दहशत पैदा हो चुकी है। माओवादियों का भय दिखाकर भय और आतंक फैलाकर पैसा वसूल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में कुसमी पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि थाना कुसमी क्षेत्र अंतर्गत हरी नवाडी, भुलसी, चैनपुर, चकसपुर, कोटली क्षेत्र में पंचायत एवं मनरेगा के तहत चल रहे सीसी रोड सड़क निर्माण और अन्य निर्माण कार्य करा रहे सरपंच, सचिव, ठेकेदार को अज्ञात हथियारबंद नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा रात्रि में आकर नक्सली होने की धमकी देकर लेवी मांगने का दबाव बनाया गया था। जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण शाह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन प्रशांत कतलम के द्वारा एसडीओपी कुसमी रितेश चौधरी और थाना प्रभारी कुसमी प्रकाश राठौर को तत्काल उक्त मामले में एक्शन लेते हुए टीम गठित कर उक्त अपराध के निराकरण
और वारदात में शामिल आरोपियों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया।